हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी हमारे अर्लियर लेक्चर्स में। आप वो देख सकते हैं, और काफ़ी इजी थी। शुरू की 2 प्रॉपर्टीज तो काफ़ी आसान थी, और नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी थी उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी वो थर्ड प्रॉपर्टी की ही एप्लीकेशन थी, है ना। तो इस तरीके से हमने 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी, और अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। 2 रिजल्ट्स जो आप हमेशा याद रखेंगे, या फिर देखो उसको लॉजिकली भी समझा जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अगर हमें कभी मान लीजिए 0 से लेकर π/2 तक sin x का इंटीग्रेशन करना है ना, या ये बोल सकते हैं कि 0 से लेकर π/2 तक हमें sin x का एरिया निकालना है ना, और 0 से लेकर π/2 तक cos x का एरिया निकालना है। तो वो हमेशा कितना आएगा? वो हमेशा आएगा 1 यूनिट। कितना आएगा? वो 1 के बराबर आएगा, है ना। अच्छा, क्या रीजन है आप देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं साइन का बताता हूँ, सेम कॉस के लिए अप्लाई करेगा। तो साइन का ग्राफ हमें पता है इस तरीके से होता है ना। आप किधर भी जा सकते हैं, तो ये इस तरीके से साइन का ग्राफ चलता रहता है, ठीक है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 है, ये एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ 2π होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने आपको पूछा 0 से लेकर π/2 मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक साइन एक्स का एरिया क्या आएगा, ठीक है। अब आप पहली एक चीज नोटिस करिए कि जितनी जगह, एरिया मतलब क्या होता है कि कितना प्लेस या कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना जगह उसने ऑक्यूपाई किया, ये जगह और ये जगह सेम है, सिमेट्रिकल है ना। तो आप देख सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि जितना जगह उसने यहाँ तक ऑक्यूपाई किया उतना ही जगह यहाँ है, उतना ही जगह इधर है, यानी हर 90 के अंतराल में उसको सेम प्लेस लगता है। देखो ये 0 से लेकर 90 यानी 90 तक उसको सेम प्लेस लग रहा है रहने के लिए, है ना। यानी उतना ही जगह यहाँ पर भी है, उतना ही जगह यहाँ पर है। अगर हम यहाँ ये देखते हैं, नहीं यहाँ -π/2 ले लेते हैं, यहाँ -π ले लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हर 90 के इंटरवल में उसको सेम जगह लग रही है रहने के लिए, है ना। अब देखिए, तो मैंने बोला 0 से लेकर 90 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 होगा, और इसी तरीके से 0 से लेकर 90 तक cos x का भी इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 होगा। आप चाहें तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, 0 से π/2 आप अप्लाई करिए, अपर लिमिट लगाएंगे -cos π/2 मतलब cos 90 0 होता है, अपर लिमिट हो गया -0, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो cos 0 1 होता है, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ गया? 0 से लेकर 90 के बीच में 1 आ गया। तो अगर मैं आपको पूछूं 0 से लेकर 180 के बीच में इसका एरिया कितना आएगा? 0 से लेकर 180 के बीच में अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा? देखो, तो अगर मुझे ऐसे करना होगा 0 से लेकर 180 तक, तो इसका एरिया आना चाहिए 2, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स। तो इसी तरीके से अगर मैं 3π/2 तक पूछूं, 0 से लेकर 3π/2 तक का एरिया, तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट्स। अगर मैं पूछूं 0 से लेकर 2π तक का एरिया, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 4 यूनिट्स, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, है ना। अब देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर अब आपने यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा? -cos x, और मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से लेकर π, cos π होता है -1, तो अपर लिमिट लगा के आ गया 1, है ना। माइनस माइनस यहाँ पर देखिए, आप cos π लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos π का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और फिर माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट cos 0, ठीक है, -cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 + 1
तो 0 से लेकर पाई तक अगर मैं करूंगा तो मेरे को 2 तो मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए 0 से लेकर मैं 2 पाई तक करूंगा, ठीक है, अगर मेरे को एरिया निकालना है 0 से लेकर 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई तक अभी हमने क्या समझा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया अगर मैं sin x का निकालना चाहूंगा तो कितना आना चाहिए? अगर 0 से लेकर 90 तक 1 आता है तो 1 + 1 + 1 + 1 4 यूनिट आना चाहिए। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा, जैसे माइनस cos x आ गया इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ करूंगा 0 से लेकर 2 पाई, तो देखिए cos 2 पाई यहाँ लगाऊंगा तो cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, है ना, तो ये हो जाएगा -1 माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ऐसे तो अगर हमने कर दिया तो 0 आ जाएगा कि भाई 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक sin x का अगर मैंने एरिया निकाला इस तरीके से, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन क्या उसको 0 जगह लग रही है? उसको तो 4 जगह लग रही है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करना है। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद करना है कि 0 से लेकर π/2 तक 1 जगह लगेगी, तो सेम आगे कितनी जगह लगनी चाहिए? तो अब मैं लिखने वाला हूँ, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब भी आपको 0 से लेकर π/2 से अधिक एंगल का अगर कभी भी आपको, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर n पाई तक sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहाँ मॉड लगा देंगे। ये मॉड हमें क्या बता रहा है? मॉड हमें ये बता रहा है कि इसका इंटीग्रेशन या इसका जो एरिया होगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 2 पाई तक sin x का एरिया 4 आता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी अभी मैंने बताया आपको 0 आता है, तो 0 से बचने के लिए आप क्या करो? इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो। आपको पता है कि 0 से 90 तक 1 आएगा, फिर 90 से लेकर 180 तक भी 1 आएगा, फिर 180 से लेकर 270 तक भी 1 आएगा, और 270 से लेकर 360 तक 1 आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 0 से π/2, है ना, 0 से π/2, और मॉड लगा देता हूँ ताकि मेरा आंसर भी जो भी आए उसको वो पॉजिटिव बन जाए, प्लस π/2 से लेकर पाई मॉड sin x, प्लस पाई से लेकर 3π/2 मॉड sin x dx, प्लस 3π/2 से लेकर 2 पाई मॉड sin x। तो मैंने क्या करा? इंटीग्रेशन को तोड़ दिया ब्रेक करके, है ना, जोड़ जोड़ के। मतलब मुझे ये समझ लीजिए सतारा से मुंबई जाना है, तो मैंने क्या किया? रास्ता धीरे धीरे तोड़ तोड़ के, मतलब सतारा से पुणे गया, देन पुणे से लोनावला गया, एंड देन लोनावला से मुंबई चला गया, है ना। ऐसे इंटीग्रेशन ब्रेक कर करके मैंने इनको जोड़ जोड़ के, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि देखो 0 से π/2 तक इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा, है ना। अब आई होप आप समझ गए। अगर यहाँ पर 4 पाई हो जाता, अगर यहाँ 4 पाई हो जाता, 0 से लेकर 4 पाई, 0 से लेकर 4 पाई, तो आंसर कितना हो जाता? 8 हो जाता। 0 से लेकर 10 पाई हो जाता, 0 से लेकर अगर 10 पाई होता तो आंसर क्या हो जाता? 20 हो जाता, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट, हमने क्या चीज सीखी इसमें कि जब भी हम साइन और कॉस के एरिया की बात करेंगे तो उसका एरिया हम ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं लगाना है, वहां पे हमें ये चीज का ध्यान रखना है ना, साइन और कॉस के लिए ध्यान रखें। साइन और कॉस के लिए जो मैंने बात बोली है वो आपको अब ध्यान रहनी चाहिए। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आता भी है इंटीग्रेट करके तो हम उसको मॉड लगा के पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट कंक्लूसिव चीज वापस लिख देता हूं मैं कि 0 से लेकर 90 तक sin x को या cos x को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? 1 यूनिट चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रहे बस, 1 यूनिट, है ना। और अगर पाई ना दो, π/2 90 ना देके आपको n पाई दे दे तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो कॉमन सेंस लगाओ, 2n हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 0 से लेकर n पाई तक, यानी n पाई तक मॉड sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2n। इसी तरीके से 0 से लेकर n पाई तक मॉड cos x का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो आप, अरे भाई अगर यहाँ 2 पाई लिखा होता तो आंसर होता 4, देखो ना 2, यहाँ क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई के केस में आंसर कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 10 पाई लिखा होता तो यहाँ आंसर कितना हो जाता? 20। अगर यहाँ 100 पाई लिखा होता, आपको बोले 0 से लेकर 100 पाई तक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा।
अगर यहाँ 400 लिखा होता तो 800 हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट चीज अब ये याद रहनी चाहिए आपको। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और अगर ये चीज अब क्लियर हो गई है तो अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। और अभी अभी जो मैंने चीज आपको बताई है उसी पे बेस्ड ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है कि अगर आपको a से लेकर b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप उस फंक्शन को इस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, a से लेकर c fx dx प्लस c से लेकर b fx dx। ठीक है, क्या बोला, मतलब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जर्नी ब्रेक करके। मतलब अगर आपको सतारा से मुंबई जाना है तो आप क्या कर सकते हो, सतारा से पुणे और देन पुणे से मुंबई। बस ये याद है कि सतारा और मुंबई के बीच में पुणे आना चाहिए। तो मतलब ए से लेकर बी के बीच में सी लाई करना चाहिए, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। ए से लेकर बी तक मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मैंने क्या करा, ए से लेकर सी प्लस सी से लेकर बी। हालांकि इंग्लिश में ए से लेकर बी के बीच में सी नहीं आता है, लेकिन मैथ्स में तो हम लगा सकते हैं, है ना। प्रोवाइडेड सी लाइज बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच में सी आना चाहिए। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, जनरली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम किन टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो जनरली इस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज हम मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस से जो रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड जो होते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन जो होते हैं, है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन, और थोड़ा कभी कभी किसी हद तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी अभी बताया था ना मैंने आपको, वहां पे भी हमने जर्नी ब्रेक करी थी जब हमने साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया था, तो वहां पे भी हमने मॉड लगाया था ना, हमने वहां पे भी ब्रेक किया था। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जनरली हम कहाँ करते हैं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जनरली हम मॉड्यूलस से रिलेटेड सवाल या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड सवाल या स्क्वायर रूट से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के मीडियम से हम इसको सीखेंगे। और हाँ, ऑफ कोर्स आपको मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सब पता होने चाहिए। ये सब मैंने आपको बताया था क्लास 11th में, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जो भी उसके अंदर हम इनपुट डालें वो हमें आउटपुट क्या देगा, इंटीजर। और मॉड्यूलस का तो आपको पता ही है, fx = mod x। तो fx = mod x, x अगर पॉजिटिव है तो वो खुद ही मॉड्यूलस है, और अगर x नेगेटिव है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रहें। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम जनरली मॉड्यूलस के सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवाल और स्क्वायर रूट के सवाल जब आ जाते हैं इंटीग्रेशन में तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 2 से लेकर 6 तक मॉड्यूलस ऑफ x - 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो मॉड x - 4 का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले मॉड क्या होता है, देखो कहीं ये नेगेटिव साइन के साथ भी ओपन होगा, कहीं ये पॉजिटिव साइन के साथ भी ओपन होगा। देखिए मैंने बताया ना आपको, अगर लिखा होता है fx = mod x, है ना, तो ये mod x ही हो जाएगा जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -x हो जाएगा जब x नेगेटिव होगा। ये मैंने मॉड्यूलस में आपको पढ़ाया है ना। मॉड्यूलस का साइन पॉजिटिव के साथ ओपन होता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। मतलब अगर मान लो mod 2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, या mod 1 निकालना है तो ये 1 ही हो जाएगा, mod 0 भी 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे mod ऑफ -2 निकालना है तो ये x क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन ये कैसे 2 होगा, जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, तो माइनस इंटू -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मुझे मॉड ऑफ -4 निकालना होगा तो मैंने क्या किया होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा ना, माइनस से। देखो ये मॉड की डेफिनेशन होती है ना। तो मॉड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 11th में बताया है। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करो। अब यहाँ पे mod x लिखा हुआ है तो इसका टर्निंग पॉइंट 0 है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट। देखो याद हो तो mod x का ग्राफ ऐसे बनता था, मैंने आपको क्लास 11th में घोड़ा वाला मेथड भी बताया था ना। ये है x = 0,
अब ये टर्निंग पॉइंट क्या होगा इसका टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो बताया सर ये है मॉड x माइनस 4, ये होगा आपका 4,0। अगर इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है x प्लस 2 तो यहाँ का टर्निंग पॉइंट क्या आ जाएगा -2। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा ना। आई होप ये छोटी छोटी चीजें तो हमें क्लियर हुई होगी है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मॉड के सवाल में टर्निंग पॉइंट निकालना होगा, तभी तो आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर पाओगे। तो आप देखिए, तो सबसे पहले हम इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट निकलेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को इक्वेट करके, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। तो देखो 2 और 6 के बीच में 4 आ गया, तो इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा। ऐसे लिख दो सबसे पहले 2 से लेकर 4, बीच में प्लस साइन, और फिर 4 से लेकर 6, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोचिए 2 से लेकर 4 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आप लोगे, जैसे 3, तो 3 माइनस 4 क्या होता है, -1। तो 2 से लेकर 4 तक ये मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 के साथ ये ओपन हो गया 2 से लेकर 4 के बीच में। अरे कोई बड़ी बात तो नहीं है, नहीं 2 से लेकर 4 के बीच में कोई भी मनपसंद नंबर लीजिए, 2 लेंगे, जैसे यहाँ डालेंगे तो ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है ना। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। और 4 से लेकर 6 के बीच में मैं कोई भी नंबर डालूंगा, से 5, तो 5 माइनस 4 तो पॉजिटिव ही होता है, तो वहां पे ये सीधा x माइनस 4 से ही ओपन हो जाएगा dx। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा। तो -x प्लस 4, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 माइनस x dx, 2 से लेकर 4 प्लस 4 से लेकर 6 x माइनस 4 dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, और इस पे लिमिट्स लगा देंगे हम 2 से लेकर 4 की। इसी तरीके से बीच में प्लस साइन, और x माइनस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस 4x, और इस पे लिमिट्स लग जाएगी 4 से लेकर 6। आई होप आगे आप कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। चलो मैं ये करके ही बता देता हूँ आपको। अपर लिमिट जब मैं यहाँ 4 डालूंगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस जब मैं यहाँ 4 डालूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8। तो ये हो गई मेरी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 इज 2। तो ये हो गई इसकी कैलकुलेशन, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो गई इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। इस पार्ट की कैलकुलेशन ये, सिमिलरली इस पार्ट की कैलकुलेशन भी निकाल देंगे। जब मैं यहाँ 6 डालूंगा तो 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18, माइनस जब मैं यहाँ 6 डालूंगा तो 4 6 जा 24, तो ये हो गया अपर लिमिट, माइनस जब मैं 4 डालूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8, माइनस 16, ये हो गई मेरी लोअर लिमिट। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16 माइनस 8 इज 8, माइनस 8 माइनस 2 इज 6, है ना। 16 में से 8 गया तो 8, माइनस 8 में से 2 गया तो 6, ये हो गया अपर लिमिट की कैलकुलेशन, मतलब इस पार्ट की कैलकुलेशन। प्लस इधर आता है 18 में से 24 घटाने पे -6, माइनस 8 में से 16 घटाने पर -8, तो ये +8 हो जाएगा, ठीक है। सो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 प्लस -6 प्लस 8, ये भी 2 होता है, तो 2 + 2 4 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जनरली जब भी मॉड्यूलस का सवाल आए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड्यूलस का सवाल आए, तो आप समझ जाना कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रेशन ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। क्या करना होता है मॉड्यूलस के सवालों को सॉल्व करने के लिए, टर्निंग पॉइंट निकालना होता है और फिर इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होता है। इंटीग्रेशन जैसे ही ब्रेक हो जाए तब फिर अपने आप से आपको सवाल करना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझाने में मैं समर्थ हो चुका हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 100 पाई तक मुझे इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक होगा कि यार ये 1 प्लस कॉस 2x जो लिखा हुआ है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है cos 2x के 3 फॉर्मूलेज होते हैं, है ना। उसमें से जो काम का है मैं वो लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0 से लेकर 100 पाए और ये चीज बन गई 2 cos स्क्वायर x dx। अच्छा 2 रूट के अंदर है तो बाहर जाके ये √2 हो जाएगा और ये 0 से 100 पाई ये तो सेम ही रहेगा। और cos स्क्वायर x का रूट क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। और 0 से लेकर 100 पाई तक मुझे cos x को इंटीग्रेट करना है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 0 से लेकर n पाई तक, 0 से लेकर n पाई तक अगर आपको cos का या sin का इंटीग्रेशन करना है तो आंसर क्या होगा 2n, है ना। ये देखो ये पाई है और ये n है, ये क्या है n है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो √2 इंटू 2n यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 2n होता है तो ये हो जाएगा 200। तो आंसर हो गया मेरा 200√2, ये हो गया मेरा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 200√2 इज माय आंसर, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लास 11 में हमने पढ़ा था स्टेप फंक्शन होता है इस तरीके से, है ना भाई। 0 से लेकर 1 तक अगर मैं बात करूं ऐसे 0 से लेकर 1 ऐसे ऊपर, है ना। 0 से शुरू ओपन पे 1 पे 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, फिर 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, फिर 2 पे क्लोज 3 पे ओपन। तो 0 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, सब हमने डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से 0 से लेकर 3 तक तो हमें बहुत सारे 0 से लेकर 3 तक आपको इंटीजर क्या क्या मिल सकते हैं 1 मिल सकता है 2 मिल सकता है ना। तो इसीलिए हम इसको ब्रेक करेंगे। तो देखो ऐसे 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 0, तो यहाँ लिख दूंगा 0 dx। फिर प्लस 1 से लेकर 2 तक इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 1 dx, मतलब dx की जगह dx। इसको देखो आप इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर 1 तक आप कुछ भी डालोगे इस स्क्वायर ब्रैकेट में तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी, GIF में अंदर पड़ा है। फिर 1 से लेकर 2 तक 1 मिलेगी और फिर 2 से लेकर 3 तक क्या मिलेगी 2 मिलेगी। क्या मैं 3 से लेकर 4 तक जाऊंगा, अरे जाऊंगा ही नहीं भाई, इंटीग्रेशन ही 0 से लेकर 3 तक कर रहा है ना। तो देखो 0 से लेकर 3 तक कर लिया मैंने, 0 से शुरू हुआ 3 पे खत्म हुआ। अरे भाई 3 से 4 तो नहीं करना होगा ना यार, इतना तो जाना ही नहीं है, हमें 4 तक तो जाना ही नहीं है, हमें 3 तक ही जाना है ना। तो बस 0 का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ये चीज तो 0 हो गई। प्लस 1 dx, मतलब dx का इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट 1 से लेकर 2 प्लस 2 dx, तो 2 बाहर करो और dx का इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट 2 से लेकर 3, डायरेक्ट सॉल्व करो। ये 0 है, यहाँ x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 2 हो गया। तो 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 3 माइनस 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3 आंसर, है ना। सो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये। तो इस तरीके से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी किया हमने, स्क्वायर रूट भी किया और मॉड्यूलस भी किया, है ना। अच्छा स्क्वायर रूट फंक्शन में हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ब्रेक नहीं किया। बाकी देखो GIF और मॉड्यूलस का जब भी सवाल आएगा आप समझ जाना इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, चलिए थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं, इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। अब मैं इसको x स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ 0 से लेकर 2। तो 0 से लेकर 2 तक मुझे x स्क्वायर का
ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सोचो कि जीरो से लेकर 2 तक, यानी डोमेन क्या है, इनपुट क्या डालना है मुझे 0 से लेकर 2 तक, और आउटपुट मुझे क्या मिल सकता है 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, यानी 0 से लेकर 4 तक मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिल सकती है। तो अब मुझे इसको तोड़ना है, तो देखो ऐसे 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 से लेकर 1 तक 0 आएगी। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर कहां तक करूं कि मुझे 1 dx मिले, थोड़ा सा दिमाग पे अपने जोर डालिए। 1 से लेकर कहां तक करूंगा कि मुझे 1 मिले, देखो 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर, क्या डालूंगा कि ये 2 बने, ये एक्स स्क्वायर 2 कब बनेगा, आप ऐसे सोचो, ये एक्स स्क्वायर 2 कब बनेगा, अरे भाई जब x क्या हो प्लस माइनस रूट 2, माइनस तो चलेगा नहीं क्योंकि हमारे को 0 से 2 तक जाना है, तो 1 से लेकर क्या होगा रूट 2। थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालना है आपको, बस ये सोचना है कि ये एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ 2 है तो x क्या होगा प्लस माइनस रूट, तो 1 से लेकर रूट 2 तक है ना, 1 से लेकर रूट 2 तक, यानी 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर, रूट 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर, रूट 2 है ना, 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर, रूट 2 डालूंगा तो 2, तो 1 से लेकर 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 1। अब देखो प्लस, अब पहले ये लिखो, अब लिखो यहाँ 2 dx, अब आप सोचो 2 कब मिलेगा मुझे, कब ये मिलेगा मुझे 2, जब मैं कहां से लेकर कहां तक डालूंगा, जब मैं डालूंगा रूट 2 से लेकर रूट 3 तक। चेक करिए, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 से लेकर 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आती है 2 आती है, फिर प्लस, और अब मैं इसको मिलेगा 3dx, तो 3dx मुझे कहां से कहां तक मिलेगा, रूट 3 से लेकर 2। चेक करिए, बहुत अच्छा सवाल है ना, आराम से इसको देखिए, बस आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का निकालना है, आपको बस पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे लगता है, वहां x dx था तो सीधा था, अब यहाँ सवाल वाले ने x स्क्वायर कर दिया है, तो सबसे पहले तो आपको 0 से लेकर 2 तक काम करना है, देखो 0 से शुरू करना है 2 पे खत्म करना है, 0 से शुरू किया 2 पे खत्म हो रहा है मेरा, तो मैंने कैसे देखो किया 0 से लेकर 1 तक इस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी 0 डालूंगा तो 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर 1 से रूट 2, 1 से रूट 2 क्योंकि स्क्वायर है ना, चीजें बदलेगी, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 1 से लेकर 2 तक के बीच में 1 आएगा, फिर रूट 2 से लेकर रूट 3 के बीच में 2 आएगा, और फिर रूट 3 से लेकर 2 के बीच में 3 आएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब आगे आप समझदार हो, आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, तो अब तो आप कर सकते हो, ये तो 0 ही हो जाएगा, चलो यहाँ कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन 0, 1 dx यानी x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रूट 2 माइनस 1 प्लस यहाँ 2 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस इस 3 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 से लेकर 4 तक हमें मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसके टर्निंग पॉइंट निकाल लेता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 4 को मैं 0 इक्वेट करूंगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज प्लस माइनस 2, है ना, x क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए -1 से लेकर 4 के बीच में +2 तो आता है, -2 नहीं आता है, देखो सॉरी, मान लीजिए ये -1 है, यहाँ 4 है, तो -2 तो इधर होगा ना, तो -2 तो इसके बीच में लाई नहीं करेगा, तो मैं यहाँ से 2 और -2 जो आएगा इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा कि भाई -2 तो मेरे लिमिट्स में आ ही नहीं रहा है ना, 2 आ रहा है, -1 से 4 के बीच में 2 आता है ना, तो बस ये इंटीग्रेशन कैसे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, -1 से लेकर 2, -1 से लेकर 2, मैं पहले प्लस लिख देता हूँ और फिर लिख देता हूँ 2 से लेकर 4, ठीक है, इस तरीके से ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा। अब बस आपको अपने आप से एक छोटा सा सवाल करना है
कि ये मॉड्यूलस कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ कि और पॉजिटिव साइन के साथ। तो कहाँ ये कैसे खुलेगा, उसके लिए बहुत इजी चीज़ है। -1 से लेके 2 के बीच में कोई भी आने वाला नंबर क्या ले लीजिए आप, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। अच्छा 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 4 इज नेगेटिव। यानी मैं समझ में आया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मॉड्यूलस कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव ऑफ x² - 4 dx। ठीक है, और 2 से लेकर 4 तक का कोई भी मनपसंद नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ ये खुल जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो जब मैं पॉजिटिव साइन के साथ खोलूँ तो कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप। तो अब बस बच्चों वाला खेल है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये -x² + 4 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x - x³/3 विद इन द लिमिट्स -1 से लेकर 2। सिमिलरली यहाँ बीच में प्लस साइन, और इसका इंटीग्रेशन x³/3 - 4x विद इन द लिमिट्स 2 से लेकर 4, है ना। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, आगे अब आप समझदार हैं, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। जहां जहां दुनिया में x है वहां वहां 2 लगाइए तो वो अपर लिमिट हो जाएगा, माइनस, फिर जहां जहां दुनिया में x है वहां -1 लगाइए, वो लोअर लिमिट हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इसको सॉल्व कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, है ना। तो आज तो हमने कुछ ही क्वेश्चन करे हैं इस पे बेस्ड, कल इसी सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और अच्छे तगड़े क्वेश्चंस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेन में किस तरीके से इस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। आज वैसे मैंने ये जो सवाल करवाया ये आपका 2003 जेईई मेन का ही सवाल था, है ना। और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो x² का जो क्वेश्चन किया था वो भी आपका जेईई मेन में आ चुका है। ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और आज हमने कुछ अच्छी चीजें सीखी है, जैसे कि sin x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90 तक हमेशा 1 आता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर 0 से लेकर कभी आपको n पाई तक इंटीग्रेट करना हो तो वो याद रखिए 2n होता है ना। और प्रॉपर्टीज सीखी हमने, जर्नी ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टीज, कि अगर हमें एक सर्टेन जगह से सर्टेन जगह तक इंटीग्रेट करना है तो हम उसको तोड़ तोड़ के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली उस टाइप के इस प्रॉपर्टी फिफ्थ जो हमने डिस्कस किए उसकी एप्लीकेशन, मतलब उसका यूज हम कहाँ करते हैं, मॉड्यूलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए, और ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारी हुई प्रॉपर्टी नंबर 5। और जनरली अब आपने ये सीख लिया होगा, समझ लिया होगा कि प्रॉपर्टी का यूज बेसिकली करते क्यों है। हम कोई भी प्रॉपर्टी का यूज हम करते क्यों है, हम प्रॉपर्टी का यूज वहां करते हैं कि जहां डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं लगा सकते। हर क्वेश्चन में हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्वेश्चंस को, डेफिनेट इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए कैसे किया जाता है, इसलिए पढ़ा जा रहा है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और फिर बढ़ेंगे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।